क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास मौजूद है। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड इन अ ब्लास्ट फर्नेस बाय द रिडक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, दिस प्रोसेस मेड अप ऑफ 3 स्टेप्स। ठीक है, इन स्टेप 1 कार्बन बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। गिव अनदर रीजन फॉर दिस। राइट, अब देखो भाई, आप कार्बन बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है, लेकिन मेन मकसद हमारा ये होता है कि हम इसको बर्न करें और हीट प्रोड्यूस करें। जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उतना ज्यादा ब्लास्ट फर्नेस हीट अप होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो टू हीट अप द ब्लास्ट फर्नेस। हीट अप द ब्लास्ट फर्नेस, या फर्नेस लिख दें खाली आप तो। हीट अप द फर्नेस, हम फर्नेस को दरअसल हीट अप करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा गर्म होगा तो प्रोसेस ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, इसलिए हम इसको हीट कर रहे हैं, जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं। इन स्टेप 2 कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद कार्बन। स्टेट 1 एडवर्स इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि उसने एयर एंड वाटर का टॉपिक भी इसमें कवर कर लिया, और एयर एंड वाटर का टॉपिक भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट होता है पेपर में। सो एडवर्स इफेक्ट आप बता सकते हैं इसका कि कैसी होती है भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस होती है, टॉक्सिक होती है, इट कैन किल। राइट, उसके बाद दे आर आस्किंग अबाउट इन स्टेप 3 आयरन 3 ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट स्टेट्स सिंबल इक्वेशन फॉर दिस। सो यू कैन सिंपली राइट आयरन ऑक्साइड है भाई, आयरन 3 ऑक्साइड का रिएक्शन आप कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं। आपके पास आयरन बनता है और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। दो आयरन है, यहाँ आयरन बैलेंस कर दिया। तीन ऑक्सीजन है, और आपके पास जो है तीन ऑक्सीजन यहाँ है, तो अगर आप यहाँ 3 लगाते हैं तो ऑक्सीजन 6 हो जाते हैं, और यहाँ 3 लगाते हैं तो ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन के साथ बैलेंस हो जाएगी। सही है, क्वेश्चन तो खैर आप लोग को याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा आती है पेपर में ये। एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू द ब्लास्ट फर्नेस, इंक्लूड द रेलेवेंट रिएक्शंस इक्वेशन इन योर आंसर। तो भाई हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो एसिडिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करे। तो हम इसमें लिख सकते हैं थर्मल decomposition of calcium carbonate produces calcium oxide, which further neutralize and remove एसिडिक इम्प्योरिटीज। पूरी बात आप लिख सकते हैं इसके अंदर, जो कि हमारा पर्पस है। वैसे तो एसिडिक इम्प्योरिटीज रिमूव करने का भी एक नंबर आपको मिल जाएगा। आप इक्वेशन लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर कर कैल्शियम सिलिकेट बनाती है, विच इज स्लैग। ठीक है ना। आप चाहें तो दोनों इक्वेशन लिख दें, चाहें तो एक इक्वेशन लिख दें। मेन पर्पस वाली इक्वेशन तो यही है। 2 नंबर है, 3 नंबर होते तो मैं दोनों इक्वेशन लिख देता, मैंने ऊपर बता दिया उसको। ठीक है, नेक्स्ट। ये पीरियोडिक टेबल का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्रांजिशन मेटल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आयरन इज अ ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो भाई, जो चीज उसने गिवन कर दी है वो प्लीज मत लिखना तुम लोग, ठीक है। स्टेट टू अदर प्रॉपर्टीज दैट आर टिपिकल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट बट नॉट इन ग्रुप वन एलिमेंट्स। राइट, अब देखो आपके पास सिचुएशन ये है बच्चों के, जो उसने लिखा है ना यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखा है उसने। उसने यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है या केमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है। दी उसने फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो अच्छी बात ये है कि आप पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही प्रायोरिटी दें। लाइक आप यहाँ लिख सकते हैं हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, हम इसको पूरा लिखेंगे, आयरन इज ट्रांस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं, पूरी बात लिखें, शॉर्टकट में ना लिखें। क्या लिखेंगे आप लोग, ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि सॉफ्टनेस और हार्डनेस वाला जो डिफरेंस है उसको आप लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा कीजिए। तो अभी फिलहाल ये सिचुएशन है कि आपके पास, आप उसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हो, तो आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो। मजबूरी होती है हमारी तब कि जब उसने लिखा हुआ था कि आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है, लेकिन उसने हमें यहाँ पर कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं किया इस चीज़ की। आप केमिकल प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं, तो कैटलिस्ट के तौर पर यूज होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कलर्ड कंपाउंड होता है, उसमें से भी आप कोई लिख सकते हैं। तो आप लिख दें ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। आप ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप कोई सी भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आपने फिजिकल लिखनी है या केमिकल लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ लिखा हुआ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय रस्टिंग बाय गैल्वेनाइजेशन ऑफ जिंक। एक्सप्लेन टू वेज बाय विच जिंक कैन प्रिवेंट रस्टिंग। अच्छा, रस्टिंग वैसे भी दो ही तरीके से हो सकती है प्रिवेंट, और वो ये है कि एक तो आप बैरियर वाला मेथड यूज करते हैं, दूसरा आप हाईली रिएक्टिव वाला मेथड यूज करते हैं। जैसे पेंटिंग है, ऑयलिंग है, ग्रीसिंग है, प्लास्टिक कवरिंग है, ये सारे वो मेथड है जिसमें आप एक बैरियर क्रिएट करते हो। किसके बीच में भाई, मेटल बॉडी और ऑक्सीजन और वाटर के बीच में एक बैरियर लगा देते हो, तो वो रस्टिंग नहीं करते।
जाहिर सी बात है रिएक्शन करने के लिए आपस में इंटरेक्ट होना जरूरी है। अब वो जगह ही नहीं है, कैसे इंटरेक्ट करें, तो फिर वो रस्टिंग से बच जाते हैं। और जिंक इटसेल्फ रिएक्टिव भी है, मोर रिएक्टिव भी है, तो वो जाहिर सी बात है जब तक मोर रिएक्टिव होगा तो वो ही रिएक्शन करता है, लेस रिएक्टिव वाला रिएक्शन करता ही नहीं है। तो ये दोनों तरीकों से ये प्रिवेंट कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं जिंक लेयर बिहेव्स लाइक अ बैरियर बिटवीन, पूरा लिखिएगा आप लोग, बिटवीन ऑक्सीजन वाटर एंड आयरन बॉडीज। ठीक है ना भाई। उसके अलावा दूसरा तरीका कार क्या है, ऑल्सो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव रिएक्ट इन प्रेफरेंस। ठीक है ना, वो ज्यादा रिएक्टिव है तो प्रेफरेंस के तौर पर वो पहले रिएक्शन करेगा। सो ये भी एक तरीका कार है जिससे जिंक आयरन को प्रोटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो दोनों तरीके आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद ये एक और सवाल आ गया आपके पास, एंड दे आर आस्किंग द इक्वेशन शोज द रिएक्शन ऑफ आयरन एंड स्टीम इन अ क्लोज्ड कंटेनर, predict and explain what happened to the position of equilibrium when the pressure is increased. Just focus on this, pressure is increased. So आपके जहन में फौरन से आना चाहिए pressure is only applicable on gases। तो आप गैसेस देखें, यहाँ पर ये गैस है और यहाँ पर ये गैस है। ठीक है ना भाई, तो दोनों तरफ गैस के मोल सेम है, तो आप बोल सकते हैं नो इफेक्ट। उसका रीजन क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ गैशियस मोल ऑन बोथ साइड्स आर सेम। तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ गैशियस मोल्स ऑन बोथ साइड्स आर सेम और इक्वल, राइट। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है आयरन थ्री ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपको बता भी रहा है कि आयरन थ्री क्लोराइड बन रहा है, आयरन टू क्लोराइड बन रहा है, और एक चीज ऐसी बन रही है लिक्विड जो कि ब्लू कोबाल्ट टू क्लोराइड को पिंक कर देती है, यानी कि पानी बन रहा है। तो सब कुछ तो उसने बता दिया, आपको बस इक्वेशन लिखनी है। Fe3O4 रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो आपके पास क्या बनता है बच्चों, आपके पास बन रहा है आयरन टू क्लोराइड, आयरन थ्री क्लोराइड, और साथ में वो चीज जो कि क्या कर रही है बच्चों, जो कि आपके पास ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड को पिंक कर रही है, यानी पानी। अब आप बैलेंस कर लें, मैंने आपको पिछली क्लास में भी सिखाया था, आपको याद होगा कि यहाँ तीन आयरन है तो मुझे यहाँ पर भी तीन करने हैं, तो मैं कोशिश करूंगा टू उसके साथ लिखूं जहाँ ऑड नंबर ऑफ क्लोरीन्स मौजूद है। तो इस हिसाब से मेरे पास टू थ्री जा सिक्स और टू एट क्लोरीन्स हो गए हैं, तो मुझे यहाँ एट लगाना पड़ेगा और यहाँ फोर लगाना पड़ेगा। इस तरह से मेरे पास ये बैलेंस हो सकती है। और ये क्वेश्चन 14 मार्क्स का आपके सामने है। आप देख सकते हैं लास्ट टाइम मैंने आपको विंटर का पेपर जब कराया था IGCSE का, तो उसमें भी कुछ इस तरह की इक्वेशन आई थी सेम इसी पैटर्न की। तो आप इसको इसकी प्रैक्टिस में लेके आ सकते हैं। ठीक है भाई। जी, अगर आप में से कोई बच्चा कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। जी हीर बोलें। सर जो क्वेश्चन टू का पार्ट डी है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिंक वाला। क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट डी में वो बोल रहा है गैल्वेनाइजेशन से आप कैसे सेव कर रहे हो आयरन को। तो गैल्वेनाइजेशन, एक तो जिंक की लेयर आ जाती है तो एक बैरियर के तौर पे काम कर रहा है, वो आयरन बॉडीज को ऑक्सीजन से रिएक्शन करने में तभी आसानी होगी ना जब डायरेक्टली कांटेक्ट होगा। अब इनडायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं हो सकता रिएक्शन। और दूसरा तरीका ये है कि उसने क्या कर दिया, एक तो वो मोर रिएक्टिव है, तो वो पहले खुद रिएक्शन करेगा और उसके बाद फिर वो आयरन को बोलेगा तुम बाद में रिएक्शन करना, पहले मैं खत्म हो जाऊं फिर तुम्हारी बारी आएगी। तो दोनों तरीके से सेव कर रहा है वो एक तरह से आयरन को। जी क्वेश्चन बेटे। Assalamualaikum, sir. वालेकुम बेटे। So in the chapter Air and Water at school, we did this diagram for the purification of water. You know, the purifiers were there and all those generators. Do we need to learn the diagram? डायग्राम ऑफ व्हाट? The purification of water. प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के अंदर डायग्राम की ऐसी जरूरत नहीं है, चार मेथड्स होते हैं, वो चारों मेथड्स आपको याद होना चाहिए। So instead of doing the diagrams, we can just do the stages. यस, यू नीड टू रिमेंबर द स्टेजेस एंड यू नीड टू रिमेंबर कि विच स्टेज में कौन सी वाली चीज रिमूव हो रही है। ठीक है। Okay. Thank you. और भाई जी हो रहमा। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। सर ये जो क्वेश्चन टू का पार्ट डी है उसके मार्क्स थ्री हैं और इसने दो वेज मांगे हैं, तो इसमें देखो मार्क्स मैंने डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कैसे आपको जो है ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये वाली बात आती है ना रिएक्टिव मेटल वाली, तो उसमें दो नंबर कैसे मिलेंगे, दो नंबर ऐसे मिलेंगे, आपने बताया जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, एक नंबर इस चीज का मिलेगा, दूसरा नंबर मिलेगा कि इट रिएक्ट्स इन प्रेफरेंस, यानी कि रिएक्शन भी वही कर रहा है क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये बात लिखने के दो नंबर मिलते हैं। और फिर ओके सर। बैरियर वाले का तीसरा नंबर मिल जाएगा। सही। जी सकीना।
सर ये गैल्वेनाइजेशन वाले क्वेश्चन में आवाज आ रही है? जी आ रही, बोलें। गैल्वेनाइजेशन वाले क्वेश्चन में हम लोग कार बॉडीज पे जिंक की लेयर मतलब खुद बनाते हैं या फिर वो खुद रिएक्ट करके लेयर बना लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, जब आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल्स कंपनीज जो होती है ना, जब भी वो कार बॉडीज बना रही होती हैं, वो एक ग्रे कलर का स्प्रे कर रही होती हैं या उसको ग्रे कलर के सॉल्यूशन में डिप कर रही होती हैं। दैट इज द जिंक कोटिंग, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। तो हम सिर्फ जिंक कोटिंग कर देते हैं फिर वो रिएक्ट करके लेयर खुद बना लेते हैं क्योंकि वो लेयर, ज्यादा हाँ, रिएक्टिव है। हम ही तो कोटिंग कर रहे हैं, वो कोटिंग की लेयर हम ही तो चढ़ा रहे हैं। तो एक बार जब कोटिंग हो गई फिर वो क्यों, मतलब जो आपने बात की वो मोर रिएक्टिव है तो वो ऑक्सीडाइज खुद हो जाते हैं, तो बाद में क्यों ऑक्सीडाइज होगा? अब तो हमने लेयर बना दिए। अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, लेकिन मसला ये है कि जब आपकी गाड़ी का पेंट उखड़ेगा, है ना, अंदर से जिंक की लेयर निकलेगी, तो जिंक पहले रिएक्शन करेगा। आयरन बॉडी को फिर भी कुछ नहीं होगा। वी आर सेविंग द आयरन बॉडी, वी आर सेविंग द चेचेस ऑफ द कार। हम गाड़ी का जो इंटरनल पार्ट है जो आयरन बॉडी से बना हुआ है, उसको सेव करें ताकि उस पर जंग ना लगे। तो उस पर जंग ना लगने के सामने उस पर जिंक की कोटिंग चढ़ाइए। अभी ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर उस पर जंग ही नहीं चढ़ेगा, जब तक वो जिंक की कोटिंग खत्म नहीं होगी जब तक उसकी बॉडी सेफ रहेगी। एंड इट में बी लाइक 20 30 25 साल तक उसको कुछ भी ना हो, लेकिन उसके बाद अगर उसकी बहुत पुख्ता और मतलब खस्ता हालत हो गई होगी तो जाहिर सी बात है फिर वो खराब होगा। ओके सर, सही है, तो उसकी लेयर हमने चढ़ाई है एज अ प्रिकॉशन। ठीक है, तो जब वो रस्टिंग होगी उसकी लेयर पे आहिस्ता आहिस्ता उसकी लेयर खत्म होना शुरू होगी, जब वो लेयर खत्म हो जाएगी तो फिर आयरन की बारी आएगी रस्टिंग करने की। ओके, सही थैंक है। यू सर। जी रहे हैं। चले आए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।